बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट, जो तीन हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल के तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो उसका था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म, ठीक है, और थर्ड जो है न्यूक्लियस। अब हम उसको थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है, और ये जो है एक्ट करता है एज ए कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब मेजर जो फंक्शन है ना, वो न्यूक्लियस के दो फंक्शंस हैं। ठीक है, एक तो उसका ये फंक्शन है कि उसे जितने किस्म के भी केमिकल रिएक्शन सेल्स में हो रहे होते हैं उनको उसे डायरेक्ट करना है, यानी कि उसे डायरेक्शन देखनी है कि केमिकल रिएक्शन किस तरह होंगे। अब वो केमिकल रिएक्शन जो है उसकी वो डायरेक्शन कैसे देता है? एक दो मीन से, एक तो ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है, यानी कि पहले क्या करता है कि वो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्राइब होता है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए। उसके बाद जो है आरएनए जो है को वो डायरेक्ट करता है कि वो ट्रांसलेट करे, यानी कि ट्रांसलेट हो जाता है आरएनए इनटू द प्रोटीन। ठीक है, दो यानी कि प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जिसकी थ्रू जो है केमिकल रिएक्शंस को डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह और किस मैनर में केमिकल रिएक्शंस होने हैं। और क्योंकि जो है ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनती हैं और एंजाइम्स बनते हैं, तो जिस तरह की प्रोटीन और एंजाइम सेल के अंदर बनेंगे उस तरह की एक्टिविटीज भी होंगी। ठीक है, तो आप सेल्स देखें, हमारी मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, तो मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं। जैसे आई के अंदर रॉड्स एंड कोन्स हैं, तो ईयर के जो सेल्स हैं वो कोई और फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो जीन्स जो जिस सेल में ट्रांसक्राइब हो रही हैं उस तरह की प्रोटीन ट्रांसलेट होती है, तो उसकी एक्टिविटीज हमें नजर आती हैं। ये एक काम हो गया है न्यूक्लियस का। ठीक है, अब दूसरा उसका न्यूक्लियस का क्या काम है कि न्यूक्लियस के अंदर तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है और वो उसको ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट जनरेशन में। और वो कब करता है? जब माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन होती है। ठीक है, तो इस तरह से जब सिर्फ नेक्स्ट सेल में ही ट्रांसफर नहीं करता बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में भी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का जो काम है वो न्यूक्लियस का है। ठीक है, तो मेन दो काम है उसके, डायरेक्ट करना केमिकल रिएक्शन को और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ट्रांसफर करना नेक्स्ट जनरेशन को और नेक्स्ट सेल्स को। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो मिलके उसको न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस आखिर क्या चीज है उसका हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो उसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, हमने अब इसको न्यूक्लियर एनवेलप का हमने मेम्ब्रेन नहीं कहा, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन होती है और इसका स्ट्रक्चर जो है काफी हद तक डिफरेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या करती है? न्यूक्लियस के कंटेंट को सेपरेट कर देती है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक तरफ न्यूक्लियर एनवेलप ये काम करती है कि सेपरेट करी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या करिए कि न्यूक्लियस के कंटेंट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूस करा रही है। ठीक है, इसमें जगह जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पॉइंट्स होते हैं जहां जहां से वो किससे मिली हुई होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म से उसका कंटेंट सेपरेट हो रहा है थ्रू द न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप दो काम कर रही है। एक तो वो न्यूक्लियस के कंटेंट को सेपरेट कर रही है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, लेकिन दूसरी तरफ वो सर्टेन पॉइंट्स पे जगह जगह जो है, जो पॉइंट्स होते हैं वहां से वो उसको लिंक कर रही है, किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तकरीबन जो सबसे ज्यादा आज तक देखे गए हैं किसी भी सेल में जो पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स, वो जिनसे न्यूक्लियस का कंटेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है, वो 3000 न्यूक्लियर एंड पोर ऑब्जर्व किए गए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो किसी भी एनवेलप में पाए जाते हैं न्यूक्लियर पोर, वो 3000 है। ठीक है, कि वो कम से कम मतलब ज्यादा पाए जाते हैं सरफेस ऑफ द। ठीक है, और अब इस पोर से क्या होता है कि मुख्तलिफ मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर से निकल सकते हैं और एंटर भी हो सकते हैं। ठीक है, दो तरफा ट्रैफिक होती है इसमें न्यूक्लियर पोर से, कि चीजें एंटर भी होती हैं और चीजें उससे जो है वो बाहर भी निकलती हैं। ठीक है, इसकी तरीके से ना ये जो काम है ना कि उससे सारे केमिकल रिएक्शंस को डायरेक्ट करता है सेल न्यूक्लियस,
तो इस तरीके से कर सकते हैं कि कुछ चीजें जो एंटर होती हैं या कुछ चीजें जो है उसके अंदर से लीव करती हैं, तो इस तरीके से वो जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब इसका डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाए तो फिर वो केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल भी कर सकता है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर पोर होता है ये जस्ट सिंपल एक होल नहीं होता कि उसके अंदर जस्ट होल है जिससे चीजें आ रही है। ये फॉर द एग्जांपल मैंने एक बनाया, इसमें 3000 के करीब इनके ऊपर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या कि जो न्यूक्लियर पोर है ये बाकायदा जो है इसके ऊपर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये जो पोर है, पोर से मुराद है कि चीजें जो आउटसाइड और इनसाइड आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन जगह जगह पर यहाँ पे ऑर्डर्ड एरे ऑफ ग्लोबुलर एंड फिलामेंटस ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एरे का मतलब होता है उसका मजमुआ, किसी चीज का अरेंजमेंट हुई हुई होती है, ठीक है। ग्लोबुलर भी और फिलामेंटस भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी कि वो होते हैं डॉट डॉट से, ठीक है, इस तरह यूं मिले हुए, ठीक है, ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो जुड़ के एक इस तरह की शेप बना लेते हैं, एरे यानी कि अरेंजमेंट। अब ये जो फिलामेंटस और ग्लोबुलर एरे होते हैं ये प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो अब ये चीज मिलके न्यूक्लियर पोर प्लस ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। पोर तो हो गया ना सुराख, ठीक है, और उसके साथ क्योंकि वो गार्ड हो रहा है, इसको गार्ड कौन कर रहा है, ऑर्डर एरे ऑफ ग्लोबुलर एंड फिलामेंटस ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ये ग्रेन्यूल्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर पोर। और ये जो न्यूक्लियर पोर होता है इसमें बाकायदा जो है ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, यानी कि उसमें वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं किसने आना है और किसने जाना है, गवर्न्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू और आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और जो है ना, लेकिन ये साइज ऑफ द पोर ऐसा है कि इसमें से डीएनए बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि डीएनए का साइज बड़ा है और पोर्स का साइज छोटा है। लेकिन इतना पोर का साइज है कि आरएनए को, जो आरएनए बनता है वो इसको क्रॉस करके जा सकता है, आरएनए जा सकता है और डीएनए उसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आरएनए को वो अलाउ करते हैं और डीएनए को लीव करने से रोकते हैं। रिपोर्ट्स जो है इस तरह होते हैं, ठीक है। अब हमने न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में पढ़ लिया, उसमें हमने न्यूक्लियर पोर्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कंटेंट है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप, उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस से और प्लाज्म जो है लिविंग मटेरियल को कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है वो न्यूक्लियर प्लाज्म कहलाता है, न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियर प्लाज्म में क्या होता है, इनर मास ऑफ द न्यूक्लियस जो वो न्यूक्लियर प्लाज्म कहलाता है। अब ये दो कंडीशंस में रहता है, ठीक है। अगर तो सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर है तो उसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर कैसा मटेरियल होगा, जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे, ठीक है। अब क्रोमेटिन क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो डीएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। अब डिटेल में हम उसको नेक्स्ट जब आएगा आपका डीएनए या हेरिडिटी से रिलेटेड चैप्टर उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम इतना पढ़ लेंगे कि ये डीएनए और प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है। और अगर क्रोमेटिन है तो कैसा है, अनकॉइल्ड टेंगल्ड मास, यानी कि ये आपस में एक गुच्छा सा बना हुआ है, जैसे मैंने क्यों बनाया हुआ है, एक दूसरे के अंदर से गुच्छा सा बना हुआ होता है, क्रोमोसोम्स का अनकॉइल्ड होते हैं और टेंगल्ड होते हैं, पूरे न्यूक्लियस को उन्होंने कवर किया हुआ होता है, ठीक है। अब ये ऐसा क्रोमेटिन मटेरियल है जिसके अंदर सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और किसमें, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए के अंदर, और जिनको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर जो है जेनेटिक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स जो कि जीन कहलाते हैं। और यही मटेरियल अगर जब उसकी सेल डिवीजन का वक्त हो तो क्या हो जाता है कि एवरी जो क्रोमोसोम है वो कॉइल हो जाता है टाइटली, ऐसी शक्ल बन जाती है, ठीक है। और वो विजिबल हो जाते हैं अगर हम अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप देखें, ये नहीं कि नेकेड आई से हमें नजर आएंगे, सिर्फ कब नजर आएंगे हमें, जब हम उसको देख रहे होंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। और इसको हम क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं कि ये जस्ट कलर्ड बॉडी है, यानी कि अगर हम इसको स्टेन करें तभी नजर आता है, अगर हम इसको बगैर स्टेनिंग के देख रहे हो तो हमें जस्ट एक हॉलो जो है सर्कल नजर आएगा अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर वो स्टेन्ड होगा तो हमें इस तरह
क्रोमोसोम नजर आएगा, या क्रोमेटिन मटेरियल भी हमें इस तरह नजर आएगा। तो इसको क्रोमा मीन्स होता है कलर्ड, स्टेन्ड, और सोमा मीन्स बॉडी, इसलिए क्रोमोसोम्स इसको कहा जाता है।